हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, हम लोग समाजवाद का अगला सीरीज पढ़ेंगे। समाजवाद में जो हमने पढ़ा था अभी तक, ठीक है, 2 यूनिट हमने पढ़ लिया है, 2 चैप्टर सॉरी। अब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे इसका। हालांकि ये रिकॉर्डिंग एक ही दिन की है, ठीक है। एक ही टाइम, आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं आज सारा मतलब पूरा कंप्लीट रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ इसकी एक ही दिन में। तो आप ये ना समझें कि अलग अलग डे पे रिकॉर्डिंग हुई है इसकी। बट ये अलग अलग डेज पर अपलोड होगी वीडियोस, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये फ्री कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। फ्री कंप्लीट कोर्स है, तो फ्री कंप्लीट कोर्स होने की वजह से आप लोग ये ना सोचें कि इसमें कंटेंट जो है बेकार मिलेगा, अच्छा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जितनी मेरी एबिलिटी है, जितने मेरे अंदर कॉन्सेप्ट होंगे, जितने मेरे अंदर क्वालिटीज़ होंगी, मैं अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकूँ अच्छे से और आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। बाकी मैं अपना बेस्ट दूंगा। आप लोग भी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि ये कोर्स जो है, ये फ्री का कंटेंट जो है और लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम अपने अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पिछली वाली वीडियो में हमने देखा था, फेबियन समाजवाद पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रमिक संघवाद या सिंडिकलिज्म, ठीक है। श्रमिक संघवाद। अब श्रमिक संघवाद क्या है ये देखते हैं। इसमें श्रम संघवाद फ्रांसीसी श्रमिक आंदोलन का एक भाग है, ठीक है। यह फ्रांस में एक श्रमिकों का आंदोलन होता है, फ्रांस में उसी आंदोलन का एक पार्ट है जिसको श्रमिक संघवाद के नाम से बोल दिया गया है। यानी कि श्रमिक संघवाद की उत्पत्ति कहाँ होती है? फ्रांस में होती है, ठीक है। इसके फेमस नेता, जो प्रमुख नेता है, वो जॉर्ज सोरेल है। अब क्वेश्चन आता है श्रमिक संघवाद के ऊपर, श्रमिक संघवाद से कौन संबंधित है? तो एक तो पहला क्वेश्चन बनेगा जॉर्ज सोरेल संबंधित है। दूसरी बात बनेगा जॉर्ज सोरेल की कौन सी बुक है, ठीक है। तो जॉर्ज सोरेल की जो फेमस बुक है वो है रिफ्लेक्शन ऑन द रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस है। तो यहाँ पे मैं इस बुक को लिख दे रहा हूँ, रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस, ठीक है। अब देखिए, श्रम संघवादी मार्क्स के राजनीतिक कार्यक्रमों के आलोचक हैं, परंतु उनकी क्रांतिकारी रणनीति के क्या है, ये समर्थक हैं। यानी कि जो श्रमिक संघवादी विचारक हैं, ठीक है, जितने भी श्रमिक संघवादी हैं, ये मार्क्स के राजनीतिक कार्यक्रमों के आलोचक हैं। यानी कि मार्क्स ने जो बोला कि राजनीति पर भी क्या होना चाहिए, श्रमिकों का नियंत्रण होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में भी श्रमिकों का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। तो श्रमिक संघवादियों ने ये मार्क्स के राजनीतिक कार्यक्रमों की आलोचना कर देते हैं, और परंतु उसकी जो आर्थिक रणनीति होती है उसको ये सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्रमिक संघवाद का लक्ष्य क्या है? राजनीतिक राज्य को समाप्त करना और आर्थिक राज्य की स्थापना करना। जैसा कि मार्क्स ने भी बोला था कि न तो शासक होगा, ना ही कोई शासित होगा, ठीक है। तो स्टेटलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस, ठीक है। स्टेटलेस सोसाइटी होने की वजह से क्या होगा, ना तो यहाँ पे राज्य होगा और ना ही कोई वर्ग होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने, मार्क्स ने जो बताया, मार्क्स ने बोला कि आर्थिक राज्य आना चाहिए, ठीक है। आर्थिक राज्य का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में किसका नियंत्रण होना चाहिए? अर्थव्यवस्था में जो है वो राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। और इन्होंने, मार्क्स ने पॉलिटिकल राज्य का अंत कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं श्रम संघवाद के प्रमुख विचार क्या क्या हैं। यह मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत में तो आस्था रखता है, परंतु ऐतिहासिक भौतिकवाद में नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि श्रमिक संघवादियों ने क्या किया? श्रमिक संघवादियों ने मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को नकार दिया। पहला क्वेश्चन बन के तैयार होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तब बनता है, या तो ये डीएसएसबी में क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। डीएसएसबी भाई साहब मतलब बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछता है, वो नेट जा रहा कुछ नहीं उसके आगे, ठीक है। नेट जा रहा तो हलवा है। डीएसएसबी का पीजीटी में बैठ जाइए, आपको पता चल जाएगा आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो इस तरीके से डीप में जाकर क्वेश्चन पूछेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा ये सारे क्वेश्चन आए कहाँ से हुए, ठीक है।
क्योंकि आप इन सब चीज़ों को पढ़ते नहीं, श्रमिक संघवाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, हाँ इसके जो थिंकर हैं जॉर्ज सोरेल हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस इनकी बुक है, तो इतना सा आप पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन देखिए इसमें होता क्या है, यह मार्क्स के वर्ग संघर्ष का मतलब है कि जो समाज में वो संघर्ष होगा किसके बीच, अमीरों के बीच और मजदूरों के बीच, ठीक है, पूंजीपति और मजदूरों के बीच जो संघर्ष होगा, इस संघर्ष में तो ये विश्वास करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक भौतिकवाद में ये विश्वास नहीं करते। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को श्रमिक संघवादियों ने नकार दिया है और मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकारा है बस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, श्रम संघवाद के अनुसार श्रमिकों को केवल आर्थिक क्षेत्र में कार्यवाही करनी चाहिए, राजनीतिक क्षेत्रों में नहीं, ठीक है। तो ये इनका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये कह रहे हैं कि केवल श्रमिकों को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इंटरफेयर करना चाहिए, ना कि जो है पॉलिटिकल सेक्टर में, ठीक है। अब देखिए समाज में परिवर्तन का सही तरीका क्या है, आम हड़ताल। देखिए ये भी मार्क्स के जो क्रांतिकारी तरीकों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, ये भी कह रहे हैं कि देखिए समाजवाद में परिवर्तन आएगा, समाजवाद स्थापित होगा, लेकिन कैसे, आम हड़ताल के माध्यम से, ठीक है। हड़तालें होंगी, उसमें हिंसा नहीं होगी, ध्यान रखना, उसमें क्रांतियां नहीं होंगी, ठीक है। मार्क्स ने जो रेडिकल क्रांति की बात की, तो इस रेडिकल क्रांति को ये जो श्रमिक संघवादी हैं स्वीकार नहीं करते, बल्कि श्रमिक संघवादी कह रहे हैं कि जो समाजवाद स्थापित होगा वो कैसे स्थापित होगा, हड़ताल के द्वारा, ठीक है, श्रमिकों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा जो है वो स्ट्राइक किया जाएगा, जनरल स्ट्राइक के माध्यम से ही फिर क्या होगा, समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होगा, जिससे समाजवाद की स्थापना हो जाएगी। इसने राज्य संस्था के उन्मूलन का प्रचार किया। देखिए इनका भी क्या उद्देश्य है, राज्य को समाप्त करना। जितने भी समाजवादी होंगे लगभग यही सभी बोलते होंगे कि राज्य को समाप्त करना है, क्योंकि राज्य क्या करता है, राज्य शोषण का यंत्र है, ठीक है। इसने उत्पादनकर्ता पर ज्यादा बल दिया, यानी उत्पादनकर्ता यानी मजदूर, ठीक है, इन्होंने मजदूरों के ऊपर ज्यादा बल दिया, ठीक है, क्योंकि ये श्रमिक संघवाद, ये श्रमिकों का क्या है, एक संघ है, श्रमिकों का एक यूनियन है, ठीक है, ये लेबर्स का क्या है, लेबर्स का एक यूनियन है, तो जाहिर सी बात है जिसका यूनियन होगा उसी के ऊपर बल देगा ये। अब लेबर का यूनियन है तो ये क्या पूंजीपति के ऊपर बल देगा, नहीं, ठीक है। जॉर्ज सोरेल ने अपनी एक फेमस बुक लिखी रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस में कहा कि सारी राजनीतिक प्रक्रिया टकराव की प्रक्रिया है, मेल जोल की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने टकराव से बचने की कोशिश की है श्रमिक संघवादियों ने बोला कि हमें राजनीतिक प्रक्रिया में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है, हमें केवल करना है इंटरफेयर कहाँ पे, आर्थिक प्रक्रिया में, ठीक है, हमें आर्थिक प्रक्रिया में परिवर्तन लाना है, आर्थिक प्रक्रिया के परिवर्तन से ही हम समाजवाद को ला पाएंगे, ठीक है। और यह परिवर्तन कैसे आएगा, आम हड़ताल के द्वारा, हड़ताल आम हड़ताल के द्वारा, जनरल स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक्स के द्वारा हम इसको लाएंगे। तो ये जो है श्रमिक संघवाद के ऊपर इंपॉर्टेंट क्या है, जॉर्ज सोरेल है, ठीक है, जॉर्ज सोरेल है। श्रमिक संघवाद की उत्पत्ति कहाँ होती है, फ्रांस में होती है, फ्रांस में क्रांति होती है श्रमिकों को लेकर के, श्रमिकों ने कुछ आंदोलन किए, हड़तालें की, तो उसी से ही क्या निकला है, ये श्रमिक आंदोलन या श्रमिक संघवाद निकला है। इनकी बुक फेमस जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑन द वायलेंस, यानी कि हिंसा का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए श्रेणी समाजवाद क्या है, गिल्ड सोशलिज्म क्या है, इसको देखते हैं एक बार। श्रेणी समाजवाद या गिल्ड सोशलिज्म एक राजनीतिक आंदोलन है जो उद्योगों पर श्रमिकों के नियंत्रण का क्या है, ये पक्षधर है। यानी कि जो श्रेणी या गिल्ड सोशलिज्म है, ये कह रहा है कि एक राजनीतिक आंदोलन, ठीक है, यानी पहली बात तो ये समझना है कि हमें गिल्ड सोशलिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट के साथ साथ क्या है, ये कह रहा है कि जो उद्योग होंगे, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज होंगी, उस पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, उस पर मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए, उस पर लेबर्स का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो श्रेणी समाजवाद की क्या मान्यताएं हैं कि पहली बात तो हमें समझना है श्रेणी समाजवाद क्या है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, एक राजनीतिक आंदोलन है। दूसरी बात ये क्या कह रहा है, उद्योगों पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, उद्योगों पर श्रमिकों का नियंत्रण होना चाहिए, श्रमिकों का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो श्रेणी समाजवाद इस बात की बात कर रहा है। अब इसका जन्म होता कहाँ है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में होता है, तथा
20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में सर्वाधिक यह प्रभावशाली रहा। यानी कि कहने का मतलब है कि 20वीं सदी के अंत आते थे क्या हुआ, ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आंदोलन के रूप में निकला। और यह आंदोलन GDH कोल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। श्रेणी समाजवाद के सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर कौन है? GDH कोल से मजबूती से जुड़ा हुआ था और विलियम मॉरिस के विचारों से ये प्रभावित था। तो श्रेणी समाजवाद में आपको दो चीज़ समझनी है। क्या चीज़ समझनी है? एक तो यह राजनीतिक आंदोलन था, ठीक है। दूसरी, इस आंदोलन में यह डिमांड की गई कि उद्योगों पर किसका नियंत्रण होगा? श्रमिकों का नियंत्रण होगा। तीसरी बात इसमें यह स्वीकार की गई कि यह आंदोलन बेसिकली जुड़ा किससे था? GDH कोल से। तो GDH कोल जो है वो गिल्ड सोशलिज्म के सबसे बड़े सपोर्टर हैं, सबसे बड़े थिंकर हैं ये। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ इसके अजम्पशंस हैं, वो हम एक बार ध्यान से देखते हैं, ठीक है। श्रेणी समाजवाद की प्रमुख मान्यताएं क्या क्या हैं, मेजर बिलीफ्स क्या क्या इसके हैं? तो गिल्ड सोशलिज्म क्या ने वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी विचार को स्वीकार कर लिया, ठीक है। गिल्ड सोशलिज्म ने भी यही बोला कि जो इंडस्ट्री होगी, जो उद्योग होंगे, ठीक है, उद्योगों पर किसका नियंत्रण होगा? श्रमिकों का, लेबर्स का, ठीक है, श्रमिकों का नियंत्रण होगा। और श्रमिकों के बीच क्या होगी? मालिक और मजदूरों के बीच में, मालिक और मजदूर के बीच में संघर्ष होगा, ठीक है, जिससे कि जो अभी मालिक का नियंत्रण बना हुआ है फैक्ट्रियों पर, कंपनियों पर, अब वो नियंत्रण किसका हो जाएगा? मजदूरों का हो जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का विचार दिया था, इसी विचार को इन्होंने स्वीकार कर लिया है। देखिए, इसने मजदूरी प्रणाली के उन्मूलन की मांग करते हुए उद्योगों पर कामगार श्रेणियों के नियंत्रण की वकालत की। एक तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला? इन्होंने बोला कि मजदूरी प्रणाली जो सिस्टम है, ठीक है, जो लेबर वाला, जो लेबर को हमें वेजेस सिस्टम मिलता है, ठीक है, वेजेस सिस्टम का क्या किया इन्होंने? अबोलिशन किया, ठीक है। वेजेस सिस्टम का ये अबोलिशन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मजदूरी प्रणाली जो है उसका अंत होना चाहिए और उद्योगों पर क्या होना चाहिए? किसका नियंत्रण? लेबर का नियंत्रण, ठीक है। उद्योगों पर, इंडस्ट्री पर किसका कंट्रोल होना चाहिए? लेबर्स का होना चाहिए। इसने उत्पादक के साथ साथ उपभोक्ता के हितों की भी वकालत की है, ठीक है। यानी कि इसने बताया कि एक तो उत्पादक जो होंगे, यानी उत्पादक कौन होगा? मजदूर होंगे, मजदूरों के हितों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कंज्यूमर के हितों की भी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता के हितों की भी बात ये कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये आगे क्या बोलते हैं? राज्य शक्ति के अंत की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए जितने भी आपको थिंकर्स मिल रहे हैं ऊपर विकासवादी समाजवाद में या फिर वैज्ञानिक समाज, जितने भी समाजवादी विचारक मिलेंगे, सब क्या कर रहे हैं? सब राज्य की शक्ति को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, राज्य के अंत की बात कर रहे हैं, ठीक है। मार्क्सवादियों ने भी यही किया था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उद्योगों पर कामगार व शिल्पियों की श्रेणियों के नियंत्रण की बात कर दी, वही बार बार ये बात कर रहे हैं फिर, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का पर ये समर्थन करते हैं, यानी जो पूंजीपति वर्ग, ठीक है, जो पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य मिलता है जो पूंजीपतियों को, उसका ये समर्थन करते हैं। लेकिन मार्क्स ने क्या किया है? मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को नकार दिया था कि अतिरिक्त मूल्य जो उत्पन्न होता है वो किसको मिलना चाहिए था? वो मजदूरों को मिलना चाहिए, ठीक है। हालांकि मार्क्स ने ही अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत तो दिया, मार्क्स का ही दिया हुआ ये विचार है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पर मार्क्स ने कहा कि जो अतिरिक्त मूल्य है, जो एक्स्ट्रा जो वैल्यूज निकलती हैं, ठीक है, जो सरप्लस वैल्यू आ रही है, जो अतिरिक्त मूल्य आ रहे हैं, इसका लाभ किसे मिलना चाहिए? इसका लाभ जो है मजदूरों को मिलना चाहिए, ठीक है, ना कि मालिकों को। तो ये बात ध्यान रखना आप, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उत्पादक व उपभोक्ता संघ मिलकर ही करेंगे, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु, अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया गया है तो उस वस्तु का क्या मूल्य होगा? तो इस मूल्य को निर्धारित करने में दो लोग होंगे, एक तो कंज्यूमर का जो यूनियन होगा, ठीक है, कंज्यूमर का यूनियन होगा एक तरफ होगा, दूसरी तरफ क्या होगा? लेबर का यूनियन होगा, ठीक है। उत्पादक वर्ग होंगे एक तरफ, दूसरी तरफ कंज्यूमर यूनियन होगा। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके एक रूल बनाएंगे कि किसी भी वस्तु का क्या मूल्य होना चाहिए, क्या मूल्य होगा, क्या प्राइस उसकी होगी, क्या वैल्यूज होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और साथ साथ जो आप पिछली वीडियो को देख चुके हैं, ठीक है, जो आपने नोट्स बना लिया है, जो पीपीटी बना लिया आपने, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं,
ठीक है, जैसे ही बनाया होगा आपने उन सबको आप रिवीजन में ज़रूर रखें। अगर आप रिवीजन में नहीं रखेंगे चीज़ों को तो चीज़ें आपसे बहुत दूर चली जाएंगी और आप फिर क्या होंगे, आप कहेंगे कि सर आपने पढ़ाया था मेरा नेट नहीं हुआ। नेट क्यों होगा भाई, आप किसी से पढ़ लीजिए, कोई आपको घोल के नहीं पिलाएगा। ठीक है, चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी, चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएंगी। जब तक आप रिविज़न नहीं करेंगे तो आप नेट के आप सीटेट भी नहीं पास कर पाएंगे। ठीक है, नेट तो बहुत बड़ी बात है। तो आपको अगर नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो आपको रिवीजन मस्ट है आपके लिए। ऐसा नहीं कि आपने नोट्स बना लिया लाल पीला हरा नीला से तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप नोट्स को एग्जाम में नहीं ले जा सकते ना। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही माइंड आपका शार्प होगा, उतनी ही चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से क्लियर हो पाएंगी। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है, बार बार चीज़ों को आप रिवीजन में लाएं और चीज़ों को जितना रिवीजन में लाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ये वीडियो शायद छोटी हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, मार्क्सवाद और विकासवादी समाजवाद में थोड़ा सा अंतर देखेंगे। जो अभी अभी तक हम जो विकासवादी समाजवाद पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें क्या हमने पढ़ा, जिसमें हमने संशोधनवाद पढ़ा, जिसमें हमने बर्नस्टीन को पढ़ा, ठीक है, जिसमें हमने फेबियनवाद को पढ़ा, जिसमें हमने श्रमिक संघवाद को पढ़ा, जिसमें हमने श्रेणी समाजवाद को पढ़ा। ये सब क्या है, ये सब विकासवादी समाजवाद है। ठीक है, ये सब विकासवादी समाजवादी, जितने भी विकासवादी समाजवादी हैं, ये सब क्या कह रहे हैं, ये सब समाजवाद लाने के लिए, ध्यान रखना, समाजवाद लाने में या लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीकों का समर्थन करते हैं। लोकतांत्रिक तरीकों का समर्थन करते हैं। ठीक है, संवैधानिक तरीकों का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से समाजवाद आएगा, समाजवाद आएगा। तो अब सारी चीज़ों को हम यहीं पे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि मार्क्सवाद है ना, जो कार्ल मार्क्स ने जो आइडियाज़ दिए हैं उसमें थोड़े से क्या अंतर हैं और वैज्ञानिक समाजवाद में क्या अंतर है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें और वीडियो को पूरा देखें प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ क्योंकि आप लोग मतलब व्यूज़ 50 40 30, भाई ऐसी क्या खासियत है यार, मतलब इतना भी ख़राब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ यार कि 30 40 व्यूज आए, है ना। चलिए वो आपकी मर्जी, आप नहीं देखते हैं तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, बट मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप पूरा वीडियो को देखें। और हाँ, मेरे चैनल से वही लोग जुड़े जिनको पढ़ना है ना। आलतू फालतू लोगों का यहाँ पे काम नहीं है कि वो लोग यहाँ पे आए टाइम वेस्ट करें अपना और दूसरों को भी टाइम वेस्ट में हेल्प दें। ठीक है, ऐसा नहीं है। जिनको पढ़ना है प्लीज़ वही मेरे चैनल से जुड़े, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। ऐसे लोगों की यहाँ पे मेरे चैनल पे कोई ज़रूरत नहीं है जो अराजकतावादी हैं, जो तरह तरह के अलग अलग कमेंट करते हैं, आप बेकार पढ़ाते हो, फलाना पढ़ाते हो। ठीक है, तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ उसका लाभ लें और अपने आप को और ज़्यादा मेच्योर बनाएं और ज़्यादा अपने आप को स्टिमुलेट करें एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अब देखिए, मार्क्सवाद एक तरफ हमने लिख दिया है, दूसरी तरफ विकासवादी समाजवाद। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, मार्क्सवादी समाजवाद, जो भी आप जैसे समझना चाहें आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मार्क्सवाद जो है वो क्या करता है, साम्यवाद वैज्ञानिक समाजवाद है। ठीक है, मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवादी समाजवाद क्या है, एक तो साम्यवाद है ये, दूसरा वैज्ञानिक समाजवाद है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ देखेंगे विकासवादी समाजवाद में, विकासवादी समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, नैतिक समाजवाद है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, मार्क्सवादी समाजवाद रूढ़िवादी है। ठीक है, ये रूढ़ियों पर आधारित है, ये परंपराओं पर आधारित है, ये रीतियों पर आधारित है। ठीक है, वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद किस पर है, लोकतांत्रिक समाजवाद संशोधनवादी है। ठीक है, ये परंपराओं में विश्वास नहीं करता, ये नई नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मार्क्सवाद में वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारी माध्यम से करने का निर्धारण हुआ है। वहीं देखिए, वहीं लोकतांत्रिक समाजवाद में समाजवाद लाने के लिए क्या हुआ है, समाजवाद का विश्वास क्रमिक सुधार में है। यानी कि जो लोकतांत्रिक समाजवादी हैं ये कह रहे हैं कि समाजवाद तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा, धीरे धीरे आएगा, हौले हौले से। ठीक है, तो ये हौले हौले वाली बात कर रहे हैं, तो समाजवाद लाने की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मार्क्सवादी पूंजीवाद को क्या करना चाहते हैं, उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं। वहीं जो विकासवादी समाजवादी है वे कह रहे हैं लोकतांत्रिक समाजवादी
या विकासवादी समाजवादी पूंजीवाद के मानविकीकरण के समर्थक हैं। यानी ये कह रहे हैं कि पूंजीवाद के आने से, ठीक है, पूंजीवाद के आने से क्या हुआ है, मध्यम वर्ग को फायदा हुआ है। और क्या फायदा हुआ है, और फायदा हुआ है कि गरीबों की जो स्थिति थी, जो कामगारों की स्थिति थी, जो मजदूरों की सिचुएशंस थी, वो क्या हुई है, अब बेहतर हुई है। ठीक है, तो ये मार्क्सवाद में और इसमें अंतर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें मार्क्सवाद में, साम्यवादी वर्ग विहीन एवं राज्य विहीन समाज के ये समर्थक हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विकासवादी समाजवादी समाज में वर्ग संघर्षों का समाधान चाहते तो हैं, पर कैसे, शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 6 नंबर, साम्यवादी जो है या समाजवादी या मार्क्सवादी जो भी बोल लीजिए, ठीक है, साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को स्वीकार करते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि जब संघर्ष होगा किसके बीच में, पूंजीपति और मजदूर के बीच में संघर्ष होगा, तो पूंजीपति क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और शासन किसका आ जाएगा, सर्वहारा का। सर्वहारा मतलब मजदूरों का शासन, ठीक है, सर्वहारा का शासन आ जाएगा। लेकिन यह सर्वहारा का शासन क्या होगा, अल्पकालीन होगा, थोड़े समय के लिए होगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मजदूरों के शासन की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि अब मजदूर लोग मिलकर क्या करेंगे, सर्वहारा मिलके पूंजीपति के ऊपर अपना अधिनायक बनाएंगे, अपना शासन स्थापित करेंगे। लेकिन वहीं विकासवादी समाजवादी क्या कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था को ये प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, ये लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हैं, संसदीय शासन को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मार्क्सवादी और विकासवादी समाजवाद में थोड़ा सा अंतर है। तो इन सब अंतर को आप जब तक समझेंगे नहीं, तब तक आप मार्क्स के आइडियाज़ को नहीं समझ सकते, और जब तक आप इन सब अंतर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप विकासवादी समाजवाद को नहीं समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ऊपर अभी सारी जो पीपीटी में पढ़ रखा है हमने, ये देखो श्रेणी समाजवाद। ठीक है, आपको मैं पहले पीपीटी पे दिखा देता हूँ, ये वाला पीपीटी देखिए, ये वाली स्लाइड देखिए, समाजवाद में अभी हमने कंपैरिजन किसका किया, अभी हमने जो कंपैरिजन किया है वो कंपैरिजन था मार्क्सवाद का, ठीक है, या फिर वैज्ञानिक समाजवाद का। किससे कंपैरिजन था, विकासवादी या लोकतांत्रिक समाजवाद से हमने तुलना पढ़ी है। ठीक है, कंपैरिजन पढ़ा है। और जो ये विकासवादी समाजवाद है, ये सारी इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है, जो ये बात मानता है, विकासवादी समाजवादी जो बात मानते हैं, वही बात संशोधनवादी मानेंगे, वही बात फेबियनवादी, वही बात श्रमिक, वही बात गिल्ड सोशलिज्म, सारी बात सभी लोग जितने भी ब्रांचेज हैं इसकी, वे सब लोग मिल करके किसकी बात को मानते हैं, एक ही बात को स्वीकार करते हैं, जो बात है विकासवादी या विकासात्मक लोकतांत्रिक समाजवादियों की बातें हैं। ठीक है, तो अभी हमने कंपैरिजन पढ़ा मार्क्सवाद में और विकासात्मक या लोकतांत्रिक समाजवाद में। ठीक है, अब हम ये इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वाले देख लेंगे अपना। मार्क्सिज्म क्या है, मार्क्सिज्म और इवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्या है। कम्युनिज्म इज ए साइंटिफिक सोशलिज्म, ठीक है, ये वैज्ञानिक समाजवाद है। ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, ये मार्क्सिस्ट सोशलिज्म ऑर्थोडॉक्स है, ये कट्टर है ना, ये कट्टर मार्क्सवाद का समर्थक है। ये क्या है, ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, मार्क्सवाद में क्या होता है, इट वॉज ए डिसाइडेड टू स्टैब्लिश द क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी थ्रू द रिवोल्यूशनरी मीन्स। यानी जो मार्क्सवाद है क्या करता है, ये स्टेटलेस सोसाइटी की बात करता है, ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है। ठीक है, लेकिन वही जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या करता है, ये कह रहा है कि इंप्रूवमेंट आएगा समाज में, लेकिन कैसे, ग्रेजुअली आएगा, धीरे धीरे आएगा। ठीक है, ये रेडिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो क्या कर रहा है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कह रहा है ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, मार्क्सिस्ट वांट टू ऑर्थोडॉक्स ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। ठीक है, ओवरथ्रो कैपिटलिज्म का मतलब ये पूंजीवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कैपिटलिज्म को समाप्त कर देना है। वही डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या बोल रही है, कि ये कह रहे हैं ये सपोर्टर हैं किसके, ह्यूमनाइजेशन के हैं, कैपिटलिज्म के हैं। यानी ये कह रहे हैं कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ कैपिटलिज्म के ये सपोर्टर हैं। क्यों सपोर्टर हैं, कह रहे हैं कि जैसे से कैपिटलिज्म आया हुआ है, ठीक है, कैपिटलिज्म आने के बाद से जो मिडिल क्लास के लोग हैं इनकी सिचुएशन बढ़िया हुई है। ठीक है, जो लोअर क्लास के लोग थे, जो लेबर क्लास के लोग हैं, उनकी भी सिचुएशन में सुधार आया है। ठीक है, उनकी भी सिचुएशंस में इंप्रूवमेंट आया हुआ है। अब देखिए, कम्युनिस्ट्स आर
सपोर्टर ऑफ अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। जो कम्युनिस्ट थिंकर हैं, जो साम्यवादी हैं, ठीक है, वो क्या सपोर्ट कर रहे हैं? वो क्लासलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। यानी ये बोल रहे हैं कि ना तो स्टेट होगा और ना ही कोई क्लासेस होंगी, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, वो क्या बोलता है? वो इसका समाधान तो चाहता है, इसका सॉल्यूशन तो चाहता है, बट कॉन्फ्लिक्ट के माध्यम से नहीं चाहता, ठीक है। अब देखिए, कम्युनिस्ट को एक्सेप्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरेट। जो कम्युनिस्ट लोग हैं, ये किसके डिक्टेटरशिप को एक्सेप्ट करते हैं? सर्वहारा के, प्रोलिटरेट के, ठीक है। वहीं जो इवोल्यूशनरी सोशलिज्म है, जो विकासवादी समाजवाद है, वो क्या प्रेफर करता है? वे डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश और हिंदी वाले अपना अपना समझ ले भाई, जिसका जो है अपना चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, कि जो कि एग्जाम में अब तक 2 से 3 बार इन सब में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक मैं चार्ट दे रहा हूँ सारी बुक्स का, जो अब तक हमने ऊपर की बुक्स देखे थे, और इन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब रॉबर्ट ओवन, ठीक है, रॉबर्ट ओवन कैसे विचारक हैं? रॉबर्ट ओवन जो है यूटोपियन सोशलिज्म है, यूटोपियन, यूटोपियन। कल्पना लोकी समाजवादी, ये स्वप्नदर्शी समाजवादी विचारक है, ठीक है। इनकी बुक का नाम है अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी, 1816 में, 1816 में लिखी गई। फिर एडवर्ड बर्नस्टीन कैसे विचारक हैं? एडवर्ड बर्नस्टीन जो है वो, इधर समझिए, विकासवादी या फिर इवोल्यूशनरी? ये विकासवादी समाजवादी हैं, ये संशोधनवादी हैं, संशोधनवादी, ठीक है। इनकी बुक का नाम है इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इनकी बुक का भी नाम यही सेम है, ठीक है। अब लियोन ट्रोट्स्की कौन है? ये मार्क्सवादी विचारक हैं, ठीक है। जब मार्क्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ट्रोट्स्की, लेनिन, स्टालिन, माओ, रोजा, फलाना फलाना, जितने भी मार्क्सवादी विचारक हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जब मार्क्सवाद को पढ़ेंगे तो मार्क्सवाद को 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक तो मार्क्स पढ़ेंगे, दूसरे न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर पढ़ेंगे, ठीक है। न्यू मार्क्सिस्ट थिंकर को। अब देखिए, लियोन ट्रोट्स्की की कौन सी बुक है? द रिवोल्यूशन बिट्रेड, ठीक है। तो ये 1937 में लिखी गई। फिर चार्ल्स फूरियर, चार्ल्स फूरियर कैसे विचारक हैं? आप कैटेगराइजेशन करके आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो चार्ल्स फूरियर, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन कैसे विचारक थे? कल्पना लोकी, यूटोपियन थिंकर हैं ये, ठीक है। इनकी बुक है द न्यू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। फिर ग्राहम वॉलस, इनकी बुक, फेमस बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। अब देखिए, विट्रीड वेब एंड सिडनी वेब, ठीक है, विट्रीड वेब एंड सिडनी वेब ऐसे थिंकर्स हैं, ठीक है, जिनकी फेमस बुक्स क्या क्या है, इनको ध्यान से रखिए। द हिस्ट्री ऑफ द ट्रेड यूनियनिज्म, ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म, ठीक है, इनकी एक फेमस बुक है। दूसरी बुक है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, 1897 में। तीसरी बुक है सोवियत कम्युनिज्म, अ न्यू सिविलाइजेशन, 1935 में लिखी। तो इनकी बुक आप याद रखें, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, विट्रीड वेब एंड सिडनी वेब। अब जीडीएच कोल्ड कैसे विचारक हैं? जीडीएच कोल्ड जो है वो गिल्ड सोशलिज्म है, गिल्ड सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, श्रेणी समाजवादी विचारक हैं, ठीक है। इनकी फेमस बुक्स कुछ हैं, द वर्ल्ड ऑफ लेबर, गिल्ड सोशलिज्म के नाम से भी है इनकी बुक एक। फिर व्हाट मार्क्स रियली मीन्ट, फिर सोशलिज्म इन इवोल्यूशन, 1938 में लिखी गई। तो मैंने इसको क्रम से लिख दिया है, तो आपको इतना क्रम व्रम से याद नहीं करने की जरूरत है, बस आपको बुक्स कुछ याद करनी है, जैसे ये वाली बुक, ये वाली बुक, सारी याद कर लें, जो भी, मैं ये नहीं कह सकता कि यही एग्जाम में आएगा, ठीक है। फिर अगले थिंकर्स हैं एंथोनी क्रॉसलैंड, इनकी बुक का नाम है फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म। दूसरी बुक है इनकी फेवियन एसेज इन सोशलिज्म। तो ये 2 बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अब आप लोगों का ये समाजवाद जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोर्स कम पढ़ाया गया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, मैं 1-2 वीडियो और बना दूंगा, जो चीज़ें कम पढ़ाई गई हैं उस पर बनाऊंगा, ठीक है। बट मेरे को नहीं लगता समाजवाद में इससे भी ज़्यादा कुछ होगा,
ठीक है। जो चीज़ें बचेंगी आगे वो हम मार्क्सवाद में कवर करेंगे, ठीक है। समाजवाद मार्क्सवाद दोनों क्या है, लगभग लगभग जुड़े हुए हैं। तो जो चीज़ें आगे की चीज़ें होंगी वो हम क्या करेंगे, मार्क्सवाद में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट, ठीक है, मार्क्सवाद में पढ़ेंगे। तो मार्क्सवाद में हम मार्क्स को पढ़ेंगे एक तरफ, कौन कौन से मार्क्सवादी विचारक हैं, दूसरी तरफ पढ़ेंगे कौन कौन से नव मार्क्सवादी विचारक है ना। नव मार्क्सवाद के अलग अलग नाम हैं, जैसे नव मार्क्सवाद को क्रिटिकल सिद्धांत भी बोला जाता है, आलोचनात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने मार्क्स की विचारधाराओं में कुछ संशोधन किया है, मार्क्स की विचारधाराओं को एज इट इज इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है ना। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पे आगे चल के पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, और अधिक से अधिक आप वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप ज़्यादा करेंगे तो ये क्या होगा कि एक तो चीज़ें आपको क्लियर वे में समझ नहीं आएंगी, ठीक है। जब चीज़ें आप अच्छे से समझेंगे नहीं तो आप पेपर में भी आप गलतियाँ करेंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप प्रैक्टिस सेट ले लें प्लीज़, ठीक है। प्रैक्टिस सेट या तो आप घटना चक्र की ले लीजिए, ठीक है, घटना चक्र की आती है, नेट के लिए वो आएगी स्पेशली, या तो आप यूथ की ले लीजिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है पॉलिटिकल साइंस के लिए, वो आप लेना। 11,000 समथिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें, आपको चैप्टर वाइज समाजवाद से आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, जितने भी होंगे, या 50 क्वेश्चन, ये 100 क्वेश्चन, जितने भी समाजवाद से क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग स्टेट्स में जितने भी एग्जाम में पूछे गए अब तक के समाजवाद से क्वेश्चन है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो इससे आपका ये फायदा हो जाएगा कि समाजवाद आपको अच्छे तरीके से पूरा रट जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा, तो इसमें आपको फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर कर दें, ठीक है, जिससे कि और लोगों को भी ये बेनिफिट मिल सके। और फ्री कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है, आपको पता ही है, फ्री कंप्लीट कोर्स है ये। तो प्लीज़ आप लोग इसको कोऑपरेट करें कंप्लीट कोर्स को आगे बढ़ाने में। कहीं मुझे ऐसा डिमोटिवेशन ना मिले कि मुझे कोर्स को बाद में बंद करना पड़े, बिल्कुल व्यूज़ आने बंद हो जाएं, ठीक है। और क्योंकि मैं आज देखो 8 बजे से बैठा हूँ मैं, ठीक है, आज मैं कंटिन्यू 3 वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ। तो 3 वीडियो रिकॉर्ड करने का मतलब है 3 घंटे लगातार मैंने वीडियो को रिकॉर्ड किया है। 3 घंटे का टाइम मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट वेस्ट किया है एक तरीके से समझ लीजिए। और 3 घंटे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने इस बार कोचिंग क्लासेस नहीं पढ़ाई, ठीक है। कोचिंग क्लासेस मैंने इस बार स्किप कर दिया है। क्यों किया है, क्योंकि मेरा मोटिव ये है कि मैं फ्री कंप्लीट कोर्स आप लोगों के लिए ला सकूँ। और अभी कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं तो इस वजह से कॉलेज जाना भी फरवरी से स्टार्ट होगी क्लासेस हमारी कॉलेज में, तो इस वजह से अभी छुट्टियां चल रही हैं, थोड़ा टाइम मेरे पास मिल जा रहा है। तो आप समझिए 3 घंटे तो लेक्चर रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, पर उससे ज़्यादा टाइम 6 से 7 घंटे मुझे पीपीटी बनाने में लगता है, ठीक है। क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि पीपीटी बनाने के लिए मैं ऑथेंटिक बुक्स को अच्छे से पढ़ता हूँ और देखता हूँ कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, और उन क्वेश्चन को एनालाइज करता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है उनका। तो उन सब चीज़ों को मैं ध्यान में रख के और फिर जाके आपके लिए पीपीटी अच्छे तरीके से तैयार करता हूँ। तो ये फ्री कोर्स ना समझें, ये पेड से भी बेहतर कोर्स है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पेड कोर्स लेके देख लीजिए, आपको इसमें और मेरे में क्या अंतर मिलेगा ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।